We welcome you, dear viewers of the Educators. We hope that you all are fine and doing good. हम लोगों ने पिछली वीडियो में एक नया सीरीज़ के बारे में बात की थी, दैट वाज रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसीज़, एंड इन दैट वीडियो वी हैड प्रॉमिस्ड यू दैट इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दीज वीडियोज़ हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. आज की इस वीडियो में वी विल डिस्कस द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ बैंक रेट. बहुत ही प्रिसाइज सी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि बैंक रेट कब क्या हुआ, कैसे डिक्लाइन हुआ, कैसे राइज हुआ, एंड व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स के व्हेन द बैंक रेट कैन वर्क, और साथ ही साथ हाउ दिस बैंक रेट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग द इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन. व्हाट इज़ बैंक रेट? Bank rate is the minimum official rate at which the central bank, as a bank of rediscounts, basically rediscounts the first class bills of exchange brought to it by the commercial banks or the discount houses. किस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के या डिस्काउंट हाउसेस के ज़रिए लाए गए फर्स्ट क्लास बिल्स ऑफ एक्सचेंज को रीडिस्काउंट करता है, उस रेट को हम बैंक रेट का नाम देते हैं. अगर हम आगे और बात करें तो बैंक रेट एक जो लोन बैंक हमें देते हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हमको लोन देते हैं एज अ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, उन लोन्स की एक तरह की कॉस्ट होती है बैंक रेट. क्योंकि जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे लोन दे रहा है, और कमर्शियल बैंक जाहिर सी बात है कि हमको उस रेट से या तो बराबर या उससे ज़्यादा पे ही लोन देगा. फॉर एग्जांपल, अगर सेंट्रल बैंक रीडिस्काउंट कर रहा है किसी भी सिक्योरिटी को 10% के रेट से, मतलब इसका अगर हम और क्लियर एग्जांपल दें, अगर 1 लाख रुपए की कोई सिक्योरिटी, कोई फर्स्ट क्लास बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक पास ले जाता है, और सेंट्रल बैंक 1 लाख के बदले 10% कम, दैट इज़ 90,000 इन द केस ऑफ इंडिया रुपीज़ में बात करें तो 90,000 कमर्शियल बैंक को लोन मिलता है. अब क्योंकि इस लोन को लेने की कीमत क्या है, 10%, तो अब ये कमर्शियल बैंक जब हमको लोन देगा तो बट ऑब्वियस अपनी कॉस्ट के या तो बराबर देगा या ज़्यादा देगा. से फॉर एग्जांपल, अगर कमर्शियल बैंक को इस केस में 10% के हिसाब से लोन मिल रहा है तो कमर्शियल बैंक हमको 10% या उससे ज़्यादा पे लोन देगा. सो दिस बैंक रेट एक्ट्स एज अ कॉस्ट ऑफ लोन दैट वी आर टेकिंग या वी आर बोरोइंग फ्रॉम दी कमर्शियल बैंक्स. तो अगर हम देखें तो आरबीआई, अगर फॉर एग्जांपल किसी भी देश का सेंट्रल बैंक हो सकता है, बट इन द केस आरबीआई अगर कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को बढ़ा दे, कॉस्ट ऑफ बैंक रेट को बढ़ा दे, तो बट ऑब्वियस द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट विल राइज और लोन लेना हमारे लिए महंगा साबित हो जाएगा. बात करते हैं व्हाट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड दिस बैंक रेट. बैंक रेट एक बहुत ही पुराना मेथड है क्रेडिट कंट्रोल का, जिसको बैंक ऑफ इंग्लैंड में इस्तेमाल, ग्रेट ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इस्तेमाल किया था अप टू 1914, अराउंड यू कैन से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक. और उसके बाद कुछ कंडीशंस बदली वहाँ पे, और ये बैंक रेट का जो कंसेप्ट था, जो बैंक रेट का एप्लीकेशन था, वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हुआ, और ग्रेट ब्रिटेन दूसरे बाकी जो मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल है उनकी तरफ वो मूव ऑन कर किया. वी विल डिस्कस के हाउ दिस बैंक रेट पॉलिसी वर्क्स, किस तरह से बैंक रेट पॉलिसी को इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. उससे पहले हमें इस बात को याद रखना होगा कि दिस बैंक रेट इज़ द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट दैट वी आर टेकिंग फ्रॉम दी या वी आर बोरोइंग फ्रॉम दी कमर्शियल बैंक्स. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, और इसी एग्जाम्पल से हम आगे बात कंटिन्यू करेंगे कि कमर्शियल बैंक ने फॉर एग्जाम्पल किसी सिक्योरिटी को डिस्काउंट कराया सेंट्रल बैंक से एट द रेट ऑफ 10%, मतलब कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक से 10% पे लोन ले लिया. तो अब जब कमर्शियल बैंक हमको लोन देगा तो ये 10% या उससे ज़्यादा पे ही लोन देगा. तो दैट मीन्स बैंक रेट फॉर्म्स द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट. अब हम बात करते हैं कि मार्केट में क्रेडिट का एक्सपेंशन हो चुका है और यू कैन से इन्फ्लेशन है. तो अब दोनों एस्पेक्ट पे हम बात करें, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और लोगों के पास क्योंकि पैसे बहुत हैं, क्रेडिट बहुत है, डिमांड भी चीज़ों की बहुत है. तो इन दोनों चीज़ों की वजह से जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं तो क्या होता है कि क्योंकि क्रेडिट है, इसलिए क्रेडिट ज़्यादा होने की वजह से लोग इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, नए नए बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उससे एक तरह से आपकी एम्प्लॉयमेंट लेवल्स बढ़ रहे हैं. एम्प्लॉयमेंट लेवल्स के बढ़ने से और दूसरी तरफ से क्रेडिट आने से डिमांड भी चीज़ों की बढ़ रही है, और जब ये चीज़ें फुल एम्प्लॉयमेंट को पार करके आगे बढ़ने लगती हैं तो वहाँ पे इन्फ्लेशनरी कंडीशंस इकोनॉमी में राइज होने लगती हैं. और जिस वक्त
कमर्शियल सेंट्रल बैंक को ये लगने लगता है कि अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल रीच कर गया है और ये इकोनॉमी एक्टिविटीज़ थमने का नाम नहीं ले रही हैं, तो कमर्शियल बैंक्स को ये डायरेक्ट करता है सेंट्रल बैंक कि अब से हमारा बैंक रेट बढ़ गया। और जैसे ही ये बैंक रेट बढ़ाया जाता है, फॉर एग्जांपल वो जो मैंने एग्जांपल लिया कि 10% पे रीडिस्काउंट किया जा रहा था, अब 15% पे से फॉर एग्जांपल रीडिस्काउंट किया जाएगा। मतलब कमर्शियल बैंक को अगर लोन लेना है तो 15% पे लोन लेना पड़ेगा। अभी क्या था कि जब कमर्शियल बैंक को लोन 10% पे मिल रहा था तो लोगों को से फॉर एग्जांपल 12% पे मिल रहा था, लोगों को इंटरेस्ट रेट 12% देना पड़ रहा था लोन का। जिस वक्त सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को 15% पे लोन देगा तो कमर्शियल बैंक लोगों को से फॉर एग्जांपल 20% पे लोन देगा। अब लोगों को लोन लेना महंगा पड़ेगा। तो व्हेनेवर द बैंक रेट विल राइज, इन टर्न क्रेडिट द इंटरेस्ट रेट will also rise, and whenever the interest rate will rise, businessmen as well as all the loan takers or the borrowers will feel discouraged. वहाँ पे investments कम हो जाएंगे, वहाँ पे borrowings कम हो जाएंगी, एंड इन दैट केस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपने आप थोड़ी थोड़ी कम होना शुरू हो जाएंगी, इकोनॉमी में श्रिंकनेस आना शुरू हो जाएगी, लोगों की डिमांड्स कम हो जाएंगी क्योंकि पैसे कम होंगे। अब जब डिमांड भी कम होगी, प्रोडक्शन लेवल्स भी कम होना शुरू होंगे, एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा कंट्रोल में आना शुरू होगा। तो बट ऑब्वियस इन सारी चीज़ों से होने से प्राइसेस भी अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें डिफ्लेशन की, तो डिफ्लेशन में एक नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव इन्वायरमेंट है। क्या? लोगों के पास रोज़गार नहीं है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैम्पर्ड हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है डिमांड करने के लिए चीज़ों की। तो इन कंडीशंस में इस बैंक रेट पॉलिसी को लीनियंट कर दिया जाता है, इसमें एक्सपेंशन क्रिएट किया जाता है, इसको एक बहुत ही लीनियंट फॉर्म दिया जाता है, जहाँ पे कमर्शियल बैंकों को अब ये कहा जाता है कि अब आपको कम रेट पे लोन मिल जाएगा, मतलब बैंक रेट अब कम हो जाएगा। तो जब भी बैंक रेट कम हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक को लोन लेना सस्ता पड़ेगा। अब जब कमर्शियल बैंक को लोन लेना सस्ता पड़ेगा तो जब हम कमर्शियल बैंक से लोन लेने जाएंगे तो कमर्शियल बैंक हमको भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा। दैट विल create a environment of investment, a favorable environment for investments. लोग लोन लेना शुरू करेंगे, business houses लोन लेना शुरू करेंगे, and whenever these business houses will be attracted and will be prepared to take the loans from the banks, तो क्या होगा? They start investing into the business. Invest होने से क्या हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट लेवल विल राइज, लोगों के पास लोगों को लोन लेना सस्ता पड़ रहा है एज एन इंडिविजुअल, डिमांड्स हमारी भी बढ़ जाएंगी, हम अपनी डिमांड्स को बढ़ाएंगे चीज़ों की, एक तरफ से बिजनेसेस बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स बढ़ेगा और साथ ही साथ हमारी इंडिविजुअल डिमांड्स भी बढ़ेंगी, जो कि पूरा सर्कल है कि जब डिमांड बढ़ेंगी तो प्रोडक्शन भी होगा और प्रोडक्शन होगा तभी डिमांड भी बढ़ेगी। कुल मिला के बात ये निकलेगी कि जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे और जो डिफ्लेशनरी कंडीशंस थी वो इकोनॉमी से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी और डिफ्लेशन काफ़ी हद तक इकोनॉमी से ख़त्म हो जाएगा। ये कि व्हाट आर द कंडीशंस दैट आर एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ दिस बैंक रेट पॉलिसी। तो पहली कंडीशन है कि देयर शुड बी अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक रेट एंड द इंटरेस्ट रेट। सेकेंडली देयर शुड बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ इलास्टिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन द इकोनॉमी। और तीसरी बात आती है कि शॉर्ट टर्म फंड्स मार्केट एक कंट्री और एक इकोनॉमी में एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। बात करते हैं इन कंटेक्स्ट टू इंडिया, तो इंडिया में हम देखते हैं कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में दो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, एक इंडिजिनस बैंकर्स हैं और दूसरी मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है। तो इंडिजिनस बैंकर्स साहूकार, महाजन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इनके ऊपर आरबीआई का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, आरबीआई से ही गवर्न नहीं हो रहे हैं। बट द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम ये डायरेक्टली आरबीआई से ही गवर्न होते हैं। तो क्योंकि इनके बीच में क्लोज लिंकअप नहीं है तो बैंक रेट पॉलिसी थ्रू एंड थ्रू पूरी इकोनॉमी पे एक साथ वर्क नहीं कर पाती है। दूसरी चीज़ ये देखी गई कि देयर इज़ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल कमर्शियल पेपर्स, तो वहाँ पे ये चीज़ फ़ायदेमंद नहीं हो पाई, ये बैंक रेट पॉलिसी इफेक्टिव नहीं हो पाई। चीज़ और ये थी कि इंडियन बैंक्स में अपने मिनिमम स्टैचुरी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा रिजर्व देखे गए। तो जब उनके पास अपने खुद के मिनिमम स्टैचुरी लिमिट से ज़्यादा रिजर्व होंगे तो वो सेंट्रल बैंक पास नहीं जाएंगे लोन लेने, वो अपने पास से ही लोन दे देंगे। तब भी इस केस में भी बैंक रेट पॉलिसी इफेक्टिव ज़्यादा हद तक नहीं हो पाती है। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम इतना रखते हैं, आज के लेक्चर में हम इतना रखते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, अपकमिंग लेक्चर्स, हम हर एक इंस्ट्रूमेंट को इसी तरह डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी
हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का वो भी गिवन है, हमारी ईमेल आईडी एंड एज वेल एज मेरा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, अवेलेबल है. सो यू कैन फ्रीली आस्क मी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू फॉर नाउ. स्टे सेफ.